गलियारे में चलते हुए हेना ने देखा कि इस विशाल महल का हर कमरा सुनसान और अंधेरा था। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। सबसे पहले वह लालटेन लेकर चलने लगा। निस्तारिणी बैक बैक में हिदी। दीवारों पर लंबी परछाइयां उनके साथ चलती रहीं। तभी बुढ़िया एक घर के सामने खड़ी हो गई। तूफान ने हेना को लालटेन पकड़ाई और कहा, "ये कमरा, तुम इस कमरे में रहोगी?" हेना ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि कमरा वास्तव में अच्छी तरह से सजाया गया था। सोफे के एक तरफ बिस्तर, कमरे के 3 तरफ बड़ी खिड़कियां, 2 बड़े सोफे और एक मेज है। मेज पर कुछ किताबें और राइटिंग पैड और डुआर्ट दान है। खिड़की के पास दीवार के पास एक खूबसूरत अलमारी। उस अलमारी में तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें व्यवस्थित करें। अलमारी में कुछ किताबें भी हैं। हेना को कमरा बहुत पसंद आया। निस्तरिणी ने कहा, "मैं बगल वाले कमरे में रहती हूं, कोई समस्या नहीं होगी आपकी दादी। जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। तो अब जब मैं खाना देता हूं तो आप क्या कहते हैं?" "मैं रात को और कुछ नहीं खाऊंगा। इसके अलावा मैंने हॉस्टल में खाना खाया है," हेना ने गंभीर स्वर में कहा। नींद में उसकी आंखें बंद हो रही हैं। निस्तारिणी ने मुस्कुराकर कहा, "मुझे आशा है कि तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सुबह उठो, डेको मुझे लेकिन।" इस कमरे में टेबल लैंप जलाकर निस्तारिणी थोड़ी देर बाद हाथ में लालटेन घुमाते हुए चली गई। बाहरी छत पर गहरा अंधेरा छा गया है। हेना को पता ही नहीं चला कि बुढ़िया हाथ में लालटेन लिए उस बालकनी से कहाँ गायब हो गई। उसकी आंखें गहरी नींद में सो रही हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह बिस्तर पर गिरते गिरते बचा। हेना को ठीक से याद नहीं है कि वह उस रात कितनी देर तक सोई थी, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। शायद कुछ घंटों या उससे अधिक समय तक सोया। कुल मिलाकर वह काफी उदास होकर उठा, मानो नींद में उसने कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनी हों। उसकी छठी इंद्रिय उसे सचेत करने लगी। वह अंधेरे में निश्चल बैठा रहा और बार बार दरवाजे और गंगा की ओर खुलने वाली बड़ी खिड़की की ओर देखता रहा। देर रात का तारों भरा आकाश और बगीचे के काले पेड़ खिड़की की मोटी सलाखों से देखे जा सकते हैं। खिड़की से ताज़ी हवा आ रही है। हेना ने दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत देर से दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। क्या यह निस्तारिणी नहीं है? हेना ने मन ही मन सोचा। या शायद कोई और उसके कमरे में आना चाहता है, लेकिन वह दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरे में क्यों खड़ा है? निस्तारिणी हॉल में उसके हाथ में एक रोशनी थी और उस रोशनी की रेखा दरवाजे की दहलीज के नीचे गिर गई। लेकिन वह जो उसी तरह खटखटाता रहा, अंधेरे में बरामदे में खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट अपना ठंडा हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे हेना को निगल रही हो। उसने कांपते हाथों से टेबल लैंप को पकड़ लिया और फिर दरवाजे की ओर चला, जैसे मंत्रमुग्ध हो। दरवाजा खुला तो ठंडी हवा की तरह एक लंबी छाया कमरे में दाखिल हुई। हेना ने इधर उधर देखा और देखा कि रणधीर उसके सामने स्लीपिंग गाउन पहने खड़ा है। "आप इस समय?" हेना ने आश्चर्य से पूछा, तस्करी करके। अचानक उसकी नजर रणधीर के चेहरे पर पड़ी और चौंक पड़ी। उसकी दोनों आंखों के तारे जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक जोड़ी तीखी पीली आंखें और उन आंखों से निकलने वाली चकमक पत्थर पर रगड़ी हुई चिंगारी के समान चमकीली थी, मानो कोई मोर घूर रहा हो एक बच्चे की ओर, और बच्चा धीरे धीरे मोर कुंडल की ओर बढ़ रहा है। हेना भी विस्फारित नेत्रों से रणधीर की ओर देखने लगी। कमरे की हवा में एक सौंधी महक फैल गई। जादू। हेना ने उस जोड़ी आंखों की ओर देखा। हवा में बदबू आ रही थी। होम्योपैथिक दवा की मीठी गंध जैसी गंध ने उसे अभिभूत कर दिया। वह धीरे धीरे रणधीर के शांत और झुके हुए शरीर की ओर आगे बढ़ा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। फिर उनका शरीर रणधीर रॉय के शेर के ऊपर लगभग अचेत अवस्था में गिर गया। रणधीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेहदी का निर्जीव शरीर उसके हाथों के बीच लटक गया। "इसे दूर करो, इसे सुनो,"
रणधीर ने बहुत धीरे से लेकिन बहुत तेजी से पुकारा। तभी निस्तारिणी छाया की भांति आकर अंधेरे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। तुम क्यों बुला रहे हो? उसने टूटी आवाज में पूछा। उसी समय एक बड़ा काला चमगादड़ बाहर निकला और खिड़की की ओर दौड़ा। फिर वह दरारों से पिघल गया और फुफकार की आवाज के साथ बगीचे के पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गया। इससे छुटकारा पाओ, दूसरा लाओ, जल्दी। बस एक और बात। व्यस्त। निस्तारिणी ने अपने होठों को अपने नुकीले दांतों से जोर से दबाया। रणधीर की आंखें अब भी जल रही थीं। इस समय यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो निस्तारिणी अब सुरक्षित नहीं है। वह तेजी से बालकनी के अंधेरे में चला गया, सीढ़ियों से नीचे। फिर जब वह वापस आया, हेना का बेजान शरीर अभी भी रणधीर की बाहों में लटका हुआ है। घर में घुसने के बाद उसने रणधीर को कुछ दिया और बालकनी की ओर भाग गया। वह बार बार हाँफने लगा। उसने भयभीत आंखों से अंधेरे की ओर देखा और एक काला प्राणी खिड़की से उड़ गया। निस्तारिणी ने देखा कि परी जैसी गोरी और खूबसूरत जवान औरत घूम रही है और रणधीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। तेल के अभाव में दीपक की मंद रोशनी मंद होती जा रही थी। रणधीर ने लैंप बंद कर दिया। फिर बालकनी के दरवाजे पर आ जाओ। उसने स्थिर नेत्रों से निस्तारिणी की ओर देखा। उन्होंने कहा, सब ठीक है? ठीक है। बुढ़िया अजीब तरह से हंसी। सुबह है, हेना जाग गई। शरीर अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस करता है। बगीचे में पेड़ों से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। कब्र से निकलने वाली मीठी होम्योपैथिक दवा सारसा पेरेला या पुराने यूकेलिप्टस जैसी गंध आ रही है, अभी भी उसकी है। नाक के चारों ओर चिपकना, लेकिन इस मुलायम पंख वाले बिस्तर पर लेटना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता था मानो उसकी नसें टूट गई हों, मानो उसके शरीर की कोशिकाओं से सारा रस चूस लिया गया हो। फिर भी ये पड़े हुए पल सुकून देने वाले हैं। हेना ने दोनों आंखें बंद कर लीं। कल रात उसने कौन सा दुस्वप्न देखा? उसे क्या हुआ? उसने अपनी सांस रोकी और याद करने की कोशिश की। तभी निस्तारिणी दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गई। हाथ में उसकी ट्रे, चाय और नाश्ते के बर्तन। तुम कैसे सोते हो? निस्तारिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाय और कुछ खाना लेकर आई हूं। अब शरीर अच्छा लग रहा है? हेना स्थिर नेत्रों से उसे देखती रही। शरीर की ऊपरी परत हटाने के बाद वह धीरे धीरे उठ बैठा। इस मेज पर खाना रखो, अपना चेहरा धो लो और खाओ। ओह, अब मुझे याद आया। हेना की आवाज इतनी तेज थी कि मेरी नींद खुल गई, जैसे मैंने बाहर बालकनी में कुछ सुना हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही रणधीर बाबू अजनबी की तरह घर में दाखिल हुए। लेकिन फिर मुझे कुछ भी याद नहीं, निस्तारण दीदी, फोकला ने मुस्कुराते हुए कहा। निस्तारिणी, रानो यह जानने के लिए कमरे में आई कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फिर वह चला गया। तुमने देखा है कि यह घर बहुत पुराना है। इसकी छत में, झाड़ फानूस में और मकड़ी के जालों में झींगुरों, चिड़ियों और कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही ये आवाजें निकाली हों। शायद, हेना ने शुष्क स्वर में कहा। खाने के बाद रानो तुम्हें बुलाने आएगी। मास्टर तुम्हें घर ले जाएगा। क्या ऐसा है? हेना बिस्तर से उठ गई। बाथरूम कमरे के बगल में है। जब वह बाथरूम में दाखिल हुई तो निस्तारिणी ने दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। नाश्ता खत्म करने के बाद हेना ने कुछ तैयारी की। शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सिर में झंझनाहट हो रही है। कल मैं देर रात तक जाग रहा था, फिर इस नई जगह पर आया। दबाव कम नहीं हुआ। शायद यह कमजोरी उसी का परिणाम है, हेना ने मन ही मन सोचा। जब निस्तारिणी आई तो वह उसके साथ इमारतों और भवनों के पार चला गया और पुस्तकालय के सामने खड़ा हो गया। दूर से देखा, रणधीर लाइब्रेरी रूम में एक कुर्सी के पास खड़ा है। उस कुर्सी पर शायद कोई व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति को देखने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कुर्सी का पिछला भाग गद्देदार है।
वह आदमी लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के सामने वाली कुर्सी पर बैठा है। रणधीर कुर्सी के बगल में खड़ा है और उसके पतले होते सिर पर भूरे रंग का हल्का सा आभास है। साफ साफ जर्जर रूप। रणधीर अपने अपाहिज अंधे बूढ़े पिता से क्या कह रहा है? हेना सुनती है कि रणधीर अपने पिता को चिल्ला रहा है कि हेना देवी आ रही है। यह मेहदी देवी कभी कभी गाकर आपको कविता सुनाएंगी। बेहद खूबसूरत महिला है हेना देवी। हो सकता है कि आप उसे प्रत्यक्ष रूप से न देख पाएं, लेकिन वह समय समय पर आपके साथ आएगा। हेना ने यह नहीं देखा कि कुर्सी के दूसरी ओर से बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया या नहीं, क्योंकि पूरे पुस्तकालय कक्ष में उस स्थान पर एक धुंधली सी छाया रहती है। इसके अलावा पुस्तकालय कक्ष के अंदर एक सुंदर मखमली पर्दे से घिरी सीट पर बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। बिल्कुल अनोखे छायादार वातावरण में अलग सेट करें। स्क्रीन से आगे न जाएं, क्योंकि इससे उसे बोरियत महसूस होती है। अगर हेना उनके लिए कोई गाना या कविता गाती है तो उन्हें स्क्रीन के दूसरी तरफ लगे सोफे के काउच पर बैठना पड़ता है। रणधीर ने कहा, आओ हेना देवी। पुस्तकालय में दीवार से दीवार तक अलमारियां और पंक्तियों में व्यवस्थित अनगिनत किताबें हैं। हेना रणधीर के सामने खड़ी होकर आश्चर्य भरी नजरों से सब कुछ देख रही थी। रणधीर ने हेना के हाथ में एक मोटी किताब थमाते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा, मिस हेना, इस सोफे पर बैठिए। यह एक काव्य पुस्तक है। इसमें कविताएं पिता को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सावधान रहें, उसके करीब कभी न जाएं। क्यों? हेना ने हाँफते हुए पूछा। पापा बहुत डर जाएंगे। अंधे होने के बाद इस अतार्किक डर ने उसके शरीर में घर कर लिया है। जब कोई अजनबी उसके पास आता है तो वह डर कर गुनगुनाने लगता है। जब भी आप उनके पास बैठें और कोई गाना या कविता सुनाएं तो कम से कम दूरी बनाकर ही ऐसा करें। हेना ने स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन के बीच में खाली जगह से विपरीत दिशा में बैठे बूढ़े आदमी के भूरे सिर की झलक दिख रही थी। हेना सोफे पर बैठ गई। वह कविता की किताब के पन्ने पलटने लगा। रणधीर ने कहा, मैं हूं, अभी कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन याद रखें, इस आसन पर बैठकर कविता पढ़ें। बाबा के करीब जाने की कोशिश न करें। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हेना ने उसे आश्वस्त किया। रणधीर लाइब्रेरी रूम से बाहर चला गया। हेना अब लाइब्रेरी रूम में बिल्कुल अकेली है। वह धीमी आवाज में कविता पढ़ रहा है। इसमें बहुत समय लगा, बहुत समय। पर्दे के पीछे बूढ़ा आदमी उसका काव्य पाठ क्या सुन रहा है? शायद सुन रहा हो, लेकिन हेना ध्यान नहीं देती। स्क्रीन के दूसरी ओर छाया अंधेरे में बैठे एक व्यक्ति की तरह है। मेहदी एक जड़ पदार्थ है जो पाठ में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालता है। हेना खुश थी, लेकिन यह है क्या? हेना चौंक गई। पुरानी घड़ी के पेंडुलम से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? हेना ने कविता पढ़ना बंद कर दिया और सांस लेना बंद कर दिया। देखा एक लंबे पेंडुलम की तरह। पेंडुलम इधर उधर घूमता है और कमरे में एक अजीब सी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। हेना की आंखें स्थिर हो गईं। लाइब्रेरी रूम में बाहर की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए दिन में भी यह काफी मजबूत टेबल है। इस कमरे में एक दीपक है। रणधीर बाबू ने कहा कि पापा के पास जाने पर डर लगता है। शायद और हेना को जाने की जरूरत है, या उसके पास क्या? पेंडुलम की धीमी मधुर ध्वनि उसे स्तब्ध कर देने वाली लग रही थी। उसका शरीर समुद्र के समान घबराया हुआ है, मानो बीमारी आ गई हो। वह तेजी से लकवाग्रस्त और बेहोश हो गया। उसने पेंडुलम को देखा। उसकी दोनों आंखें अभी भी खुली हुई थीं। एक वह पेंडुलम है। मेरा शरीर और दिमाग ध्वनि के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसने खुद से पूछा। फिर वज्र निर्घोष के समान है। घंटा तीखी ध्वनि के साथ बज रहा था। नाता ने खेला। हेना हैरान थी। वो पेंडुलम 2 घंटे बीत गए उस पेंडुलम का झूला देखते देखते। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने इतनी देर के लिए समाधि प्राप्त कर ली हो। वह अचानक बोला, लेकिन मुझे क्या हो गया? मुझे नींद क्यों आ रही है और शरीर इतना कमजोर क्यों है? दरअसल एक समय उसका सिर
सोफे के एक तरफ झुका हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में रणधीर का चेहरा धुंधला सा उभर आया। रणधीर उसे गौर से देख रहा है। हीना किसी तरह सीधी होकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। रणधीर कब आए? क्या उसने ध्यान नहीं दिया? उसने धीमी आवाज में कहा, ओह मिस्टर रॉय, आ गए तुम? मैं सो गया होगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे पिता सो रहे हैं। रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी हो, आप अब अपने कमरे में जाओ। 10वीं का सामना करना पड़ी है। हिना धीरे से लाइब्रेरी रूम से निकलकर बाहर आ गई। बाहर विशाल भवन में आकर उसने मानो राहत की सांस ली। अब शरीर थोड़ा मजबूत हो रहा है। उसे क्या हुआ? पुस्तकालय कक्ष में जाने के बाद वह कमजोर क्यों हो गया था? और पेंडुलम के झूले को देखते हुए उसे इतनी नींद क्यों आने लगी थी? उस कमरे में क्या रहस्य है? हेना अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी। अब वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। रणधीर लाइब्रेरी रूम में कब दाखिल हुआ? वह उन 2 घंटों के लिए कहाँ गया? हेना के मन में अचानक एक विचार आया। वह अचानक सीधा हो गया। उसने मन में सोचा, एक बार इस घर के चारों ओर घूमकर देखूंगा तो कैसा लगेगा। इतने विशाल महल में केवल 4 जानवर रहते हैं, रणधीर रॉय, उनके पिता, निस्टारिणी और एक रसोइया महिला। कोई रहस्य नहीं। इस घर में क्या छिपा है? इस घर की दीवारों में, सीढ़ियों के नीचे या वीरान एकांत कोठरियों में किसी देवता का निराकार अस्तित्व है, या ये सब उसके मन की कल्पना है? लेकिन फिर पुस्तकालय कक्ष की दीवार पर लगी विशाल पेंडुलम घड़ी पर वह इतना कमजोर क्यों था? नहीं नहीं, यह सब मेरा अतार्किक डर है। हिना मन ही मन ऐसे चिल्लाई। धीरे धीरे शाम होने को आई। हिना अपने कमरे से बाहर आई। अब यह आसान गति है। एक धुन बजने लगी। इस गाने की धुन सुनकर उस दिन कैबरे बार वाला बहुत प्रभावित हुआ। एक अमीर युवक प्रियम सेन भी प्रभावित हुआ। उसने उसे कितना इशारा किया मेज के साथ जाने के लिए। हेना को ये बातें याद आईं और वह अब मुस्कुराने लगी। घू नीचे लंबे गलियारे में चला गया। दोनों ओर सुनसान परित्यक्त कक्षों की दीवारों से टकराकर फुसफुसाहट की ध्वनि उठ रही है। नहीं, यह दीवार से गूंजती उसकी साड़ी की सरसराहट थी। हेना बालकनी में एक जगह पहुंची जहां अंधेरा था, लेकिन उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। क्या इस घर में जमीन के नीचे भी कोई घर है? तहखाना। सीढ़ियां नीचे बेसमेंट तक जाती थीं। फर्श पर रोशनी की झलक दिख रही है। नीचे कमरे में रोशनी क्यों है? वह एक एक कदम सीढ़ियां उतरने लगा। क्या निस्तारिणी दीदी बेसमेंट में है? रोशनी क्यों? हेना ने उत्सुकता से खुद से पूछा। जब इस घर में इतने सारे परित्यक्त घर हैं, तो इन तहखानों में क्या काम होता है? एक और प्रश्न उसके मन में कौंध गया। ओह, कितना भयानक दृश्य है। हेना ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढंक लिया। वे कष्टप्रद जीव। ओह प्रश्न, आप यहां क्या कर रहे हैं? वैसे ही रणधीर की आवाज में तल्खी सुनाई दी। यहां क्या मामला है? मेहदी अभी भी अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए हैं। बिल्कुल कुछ नहीं मिस हेना, अब चलो ऊपर चलते हैं। ये सब मेरे प्यार के बारे में है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप नहीं जानते होंगे, मैं पेशे से एक टैक्सीडर्मिस्ट हूं, यानी त्वचा विशेषज्ञ। तो भले ही यह सब मनोरंजन के लिए है, लेकिन यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन उनमें से एक प्राणी ने आकर मुझे क्यों काटा? वह एक पागल चमगादड़ का तना है। मैंने उन्हें पिंजरे से बाहर निकाला और अचानक तुम एक अजनबी की तरह अंदर आ गए। लेकिन हेना ने कहा, चमगादड़ पिशाच होते हैं। वे खून चूसने के लिए मुझे काटने आए थे। रणधीर एक पल के लिए चुप हो गए और बोले, नहीं, वह तुम्हें काटा? वह एक सामान्य अवशोषित चमगादड़ है। असली पिशाच चमगादड़ खून चूसने वाले पिंजरों में बंद हैं। वे अभी सो रहे हैं। केवल वे कमजोर चमगादड़ घर जैसा इधर उधर भागना चूसने वाले पिंजरों में हैं। यह सुनकर हेना के शरीर का खून पानी हो गया। रणधीर ने फिर कहा, असली बात तो यह है कि पिशाच चमगादड़ कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। क्या आप जानते हैं?
वे शोषित आम चमगादड़ों की तुलना में 10 या 15 गुना अधिक जीवित रहते हैं। वास्तव में वे पिशाच चमगादड़ जीवन शक्ति की दृष्टि से बिल्कुल अमर हैं। लेकिन हेना धीरे से कहती हैं, लेकिन वे दूसरे लोगों का खून खाकर जिंदा रहते हैं और बहुत ताकतवर बन जाते हैं। और वे बेहद क्रूर हैं। क्या यह सच नहीं है? यह सही है। जीवित रहना क्रूरता है। ताकतवर हमेशा कमजोरों का शोषण करके या उन्हें खत्म करके जीवित रहना चाहेगा। हेना चकित आंखों से रणधीर रॉय के भावहीन चेहरे को देखती रही। मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊंगा। रणधीर ने दाहिने हाथ में दस्ताना पहना और बोला, मैं तुम्हें असली पिशाच दिखा रहा हूं। बिल्कुल वास्तविक। हेना डर के मारे चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। मैं वह दृश्य बिल्कुल नहीं देखना चाहता। लेकिन रणधीर के दाहिने हाथ के दस्ताने बेहद भयानक लग रहे हैं। काले चमगादड़ की उपस्थिति। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसकी हथेली में झूल गया। पिशाच चमगादड़ का विशाल चेहरा। रणधीर उसी क्षण उसे पिंजरे से बाहर ले आया। कृपया इसे मेरे सामने न लाएं। हेना की आवाज में भयभीत याचना थी। मुझे डर लग रहा है। मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगा। रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा, डरने की कोई बात नहीं हेना देवी। तुम बिना वजह चिल्ला रहे हो। उन पिशाच चमगादड़ों को आपका खून चूसने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये दूसरे चमगादड़ों का खून खाकर जीवित रहते हैं। देखो, मैं इसे छोड़ रही हूं। हेना चिल्लाती है। घबराकर उठ बैठा। फिर चमगादड़ ने अपने लंबे पंख फैलाए और तेज आवाज के साथ अपने मुंह के एक तरफ पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गया। रणधीर हो हंसा, फिर अजीब आवाज में बोला, देखो कितना सुंदर प्राणी है। उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा है और इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हर समय सुंदर होती है। हेना अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ी। ओह, क्या भयानक दृश्य था। नहीं, मैं अब और नहीं देखना चाहता। उसने जोर से खींचकर दरवाजा खोला, फिर बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर भागा। केवल रणधीर की घिनौनी चीखें ही उसके कानों में पड़ी। यह तुम पर हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दौड़ी। फिर भी तुम बिना किसी कारण के भाग जाती हो मिस हेना। हा 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 हा। फिर हेना सीढ़ियां पार करके पहली मंजिल की बालकनी में आ गई। हाँफते हुए वह गलियारे से नीचे भागा। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां पार करके वह कब अपने कमरे में आया और दरवाजे पर कील ठोक दी, उसे पता ही नहीं चला। वह सोफे के पास आया और सोफे पर लेट गया। पूरा शरीर कांप रहा है। अभी 11 बजे हैं। जब तक निस्तारिणी नहीं बुलाती वह दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके शरीर की कंपकंपी कम ही नहीं हो रही है। एक कप गरम चाय अच्छी रहेगी, लेकिन चाय कहाँ मिलेगी? वह निस्तारिणी जब पहली बार रात के अंधेरे में इस घर में दाखिल हुई तो उसने कुत्तों के 2 नुकीले दांत देखे जिनके मुंह पर छाले थे। नहीं, वह उससे चाय के लिए बिल्कुल नहीं पूछेगा। वास्तव में वह आज इस घर से भाग जाएगा। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। मैं तुरंत अपना सारा सामान पैक कर रहा हूं, उसने मन में कहा। फिर वह उठा और सोफे की ओर चला गया। तभी हेना ने किसी को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। हेना के कान खड़े हो गए। उसने गंभीर स्वर में कहा, कौन? मैं इससे छुटकारा पालूंगा। दरवाजा खाई ले। बद्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि प्रियम सेन जैसा भ्रमित अमीर युवक एक आम सड़क लड़की के लिए इतना हंगामा कर सकता है। कैबरे क्लब में प्रियम ने हेना का साथ चाहा, लेकिन हेना नहीं मानी। नौकरी छोड़कर चली गई। ये वहीं समाप्त होता है। लेकिन बद्री ने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रियम सेन हेना के मुद्दे को लेकर उनके पास आएंगे। और हाई चाय कांड। जब प्रियम को पता चलता है कि वास्त्री ने उस मामले के लिए हेना को बाहर निकाल दिया है, तो प्रियम तुरंत बद्री पर अचंभित हो जाता है। प्रियम कहते हैं, तुम्हें पता है बद्री, मैं तुम्हें यह कैबरे व्यवसाय दे सकता हूं। नहीं, प्रियम उस दिन तैयार नहीं था। बद्री ने यह देख लिया। हालांकि यह उसकी कल्पना से परे था कि हेना का अफेयर इतना आगे तक जाएगा। लेकिन क्या प्रियम ने हेना को पूरे दिल से चाहा था?
प्रियम पहले भी कई लड़कियों को कैबरे क्लब से अपनी टेबल पर ले गया था। खाना खाया, हंसते हंसते रात बिताई और घर लौट आए। बाद में पता नहीं चला कि वो लड़कियां जिंदा हैं या मर गईं। लेकिन वह हेना को लेकर इतना गुस्सा क्यों था? मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा सर, अमाता बद्री ने कहा। मैंने सचमुच गलती की है, लेकिन हेना के जाने के बाद से मैंने उससे कुछ नहीं सुना। मुझे यह भी नहीं पता कि यह कहाँ गया, लेकिन हॉस्टल में उसकी एक मौसी है, शायद वही बता सकती है कि हेना कहाँ है। प्रियम ने कहा, बद्री मुझे उस हॉस्टल का पता दो, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। बद्री ने कहा, फिर भुगतोगे क्या सर? मैंने जाकर इसे नहीं खोजा, लाना। प्रियम की डांट सुनकर बद्री चुप हो गया। प्रियम सेन ने मौन रहकर संबोधन दिया। उसने खुद से कहा, हूं पिताजी, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत मजा कर रहे हैं, लेकिन जान लें कि आपको वह छड़ी मुफ्त में नहीं मिलेगी। 1 घंटे के अंदर प्रियम को हैरिसन रोड पर हॉस्टल मिल गया। एक पुरानी जीर्ण शीर्ण 2 मंजिला इमारत, छात्रावास का प्रवेश द्वार एक गंदी पिछली गली में है। प्रियम कार को गली में छोड़कर ऊपर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे। यह समय है प्रियम को हेना की मामी को ढूंढने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। प्रियम को देखकर वह महिला बहुत परेशान हो गई। प्रियम का खूबसूरत चेहरा, महंगे कोट पैंटालून में उसका छरहरा शरीर विस्मय का प्रतीक है। महिला ने जिज्ञासा भरी प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरा नाम प्रियम सेन है, मैं हेना देवी की खोज में आपके पास आया हूं। लेकिन हेना ने यह हॉस्टल छोड़ दिया है, महिला ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। क्या आप जानते हैं कि यह कहां गया? नहीं, प्रियम रुक गया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। आपने एक पल के लिए क्या सोचा? फिर उसने कहा, अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि उसने जाते समय कुछ कहा था? हिना ने अभी कहा उसे अच्छी नौकरी मिल गई है और कहा कि उसे एक बूढ़े आदमी के लिए गाना है। कहाँ है बूढ़े का घर? नहीं। प्रियम ने फिर कहा, रात को जब हेना देवी हॉस्टल से निकली तो नीचे सड़क पर कौन सी कार खड़ी थी? महिला का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उसने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, हां, मैंने हॉस्टल के पास फुटपाथ पर एक टैक्सी खड़ी देखी थी और ओवरकोट पहने एक लंबा आदमी हॉस्टल के नीचे फुटपाथ पर एक लाइट पोस्ट के नीचे इंतजार कर रहा था। कभी कभी ऊपर देखता, ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हों। वह आदमी काफी बूढ़ा लग रहा था। प्रियम उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सड़क पर उतर आया, फिर अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसे लगा कि हेना को ढूंढना अब उसका सबसे जरूरी काम है। उसकी छठी इंद्रिय ने अचानक उसे सचेत कर दिया। मेहदी शायद। खतरे में उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दुनिया में हेना नाम की एक लड़की थी, और अगर उसे वह हेना नहीं मिली तो उसके मन की शांति कभी भी वापस नहीं आएगी। यदि हेना नहीं होती तो उसकी दुनिया अंधकारमय हो जाती। हेना अगर बद्री की बातें और 5 कैबरे, अगर वो उसके पास बेटी की तरह आती तो प्रियम उसे बासी फूल की तरह भूल जाता। लेकिन उसे ठुकराकर बद्री की नौकरी छोड़कर वह प्रियम की नजरों में एक नेक गर्भवती महिला बन गई है। वह गर्भिणी रूपसी रात के अंधेरे में खो गई है। केवल उसके लिए, केवल अपने मूर्खतापूर्ण लालच और वासना के लिए हेना को सब कुछ छोड़कर अंधेरे की गहराइयों में गायब होना पड़ा। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। श्याम बाजार चौराहा। प्रियम कार से उतर गया। कई टैक्सी ड्राइवर